हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। थैंक यू सो मच। लास्ट लेक्चर के क्वेश्चंस को लास्ट टू लास्ट लेक्चर जितने हमने 2-3 दिन में जो क्वेश्चंस किए हैं उनको आपने इतना ज्यादा प्यार दिया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो जरूर जाके देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चंस आपसे छूटने जाने चाहिए। बीपीएससी एई हो या फिर एसएससी जेई सीबीटी 2 हो या कोई भी डिफरेंट जेई लेवल का या ई लेवल का एग्जाम है, ये सारे एमसीक्यू आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं होने वाला एग्जाम में। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की तरफ चले, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी, द मिनिमम इसेंट्रिसिटी टू बी कंसीडर्ड फॉर एन एक्सियली लोडेड आरसीसी कॉलम, एक्सियली लोडेड आरसीसी कॉलम के लिए जिसका साइज हमें 400 mm एंड 400 mm दे रखा है, अनसपोर्टेड लेंथ 5 मीटर दे रखी है। वेल, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो सबसे पहली बात, मिनिमम इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। जो हमारा मिनिमम इसेंट्रिसिटी है, जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी है उसका फॉर्मूला अगर हम कॉलम में बात करें तो ये फॉर्मूला में याद होना चाहिए। जो अनसपोर्टेड लेंथ होता है अपॉन 500, अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन 500 प्लस प्लस क्या होता है हमारा, जो हमारा साइज है बी या फिर डी, जो भी हम लेना चाहें, यहाँ पर सेम ही है तो बी और डी, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा 30। एक तो ये होता है और क्या 20 mm, अगर हम दूसरी तरफ बात करें 20 mm, तो ई मिनिमम निकाल रहे हैं तो इनमें से जो भी हमारा मैक्सिमम होगा हम उसको ले लेंगे। जो इसमें से मैक्सिमम होगा हम उसको ले लेंगे। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो एल हमारा जो अनसपोर्टेड लेंथ है वो हो जाएगा हमारा एमएम में, इसको पुट करेंगे तो 5000 हो जाएगा। 5000 अपॉन 500 प्लस जो हमारा 400 है और नीचे आ जाएगा हमारा 30। तो इसको जब कैंसिल करेंगे, बेसिकली यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गई तो ये तो मेरा 10 आ गया। तो ये आ गया मेरा 10 प्लस यहाँ पर अगर हम 40/3 की बात करें तो 40/3 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 1 टाइम जाएगा और ये थी तो 13.33 आएगा। तो ये बेसिकली मेरा 13.33 मुझे देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इसको अगर सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा मेरा 23.33 mm आया। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर हमारा जो मैक्सिमम होगा उससे लेंगे। एक केस हो गया मेरा 20 mm और दूसरा केस हो गया मेरा 23.33। मैक्सिमम वैल्यू क्या है मेरी 23.33 और सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनरिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग बेंडिंग मूवमेंट्स। तो मुझे फॉलोइंग बेंडिंग मूवमेंट दे रखे हैं और इसमें मुझे बेसिकली निकालना है, क्या निकालना है, द डिजाइन बेंडिंग मूवमेंट फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स होता है और एक लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी होता है। वेल, यहाँ पर कोलैप्स के लिए हमें मूवमेंट, डिजाइन बेंडिंग मूवमेंट निकालना है। एक मुझे डेड लोड के केस में दे रखा है, एक मुझे लाइव लोड के केस में दे रखा है और एक मुझे सिस्मिक लोड जो अर्थक्वेक लोड है उसके वजह से दे रखा है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहली कंडीशन, यहाँ पे 3 कंडीशन ली जाती है। पहली कंडीशन अगर लें तो डेड लोड और लाइव लोड के लिए लेंगे और फैक्टर ऑफ हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा मेरा 1.5। तो डेड लोड और लाइव लोड के लिए लेते तो डेड लोड मेरा हो जाएगा 50 प्लस मेरा 50, जो भी मैक्सिमम होगा उसको हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे 50 और 50 ये हो जाएगा मेरा 100 इंटू 1.5 इंटू 100 हो जाएगा मेरा, तो वो बेसिकली हो जाएगा मेरा 150। दूसरी कंडीशन में क्या लेते हैं हम, डेड लोड लेंगे और अर्थक्वेक लोड लेंगे। एक बार डेड लोड और लाइव लोड लिया, एक बार डेड लोड और अर्थक्वेक लोड लेंगे। इसमें मेरा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा वो 1.5 होता है। 1.5 में 50 प्लस मेरा 20 आ जाएगा, तो 20 में मैंने इसको किया ऐड तो ये 70, तो 15 इंटू 70। अब मैं डेसिमल को हटा दूं तो 15 7 जा मेरा 75 होता है। 15 7 जा सॉरी 105 होता है मेरा, 105 होता है। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो दूसरा हमारा थर्ड कंडीशन है, वहां पर हम तीनों लोड को लेंगे लेकिन यहाँ पर मेरा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाता है वो 1.2 हो जाएगा। तो 1.2 में मल्टीप्लाई करेंगे 50 प्लस 50 और यहाँ पर हो जाएगा मेरा प्लस 20, 3 प्लस 50 प्लस 120, तो ये हो जाएगा मेरा 1.2 इंटू 120। 1.2 इंटू 120 हो जाएगा क्योंकि 50 प्लस 50 100 प्लस 20 120, और यहाँ से डेसिमल हटाया तो मेरा 12 का स्क्वायर होता है 144। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम वैल्यू देख सकते हो। मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू है, मेरे फर्स्ट केस में मैक्सिमम वैल्यू निकल के आई, जो कि मेरा क्या है, फर्स्ट केस कौन सा निकल के आया था मेरा, फर्स्ट केस निकल के आया मेरा डेड लोड प्लस लाइव लोड और उसमें मैंने किसका मल्टीप्लाई किया 1.5 का। तो 1.5 का मल्टीप्लाई किया 150 निकल के आया। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ। तो कैल्सिनेशन, किसके कैल्सिनेशन से हमें ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। तो आप देख सकते हो पता नहीं कितनी बार ये एग्जाम्स में पूछा गया। आप यहाँ देखिए इतने सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, मेरे को फिर लगाना ही पड़ा। यहाँ देख सकते हैं आप डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया, तो इम्पोर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं तो ये हमारा जो जिप्सम होता है उसके कैल्सिनेशन से हमको मिलता है। वेल, वहीं पे अगर हम बात करें तो जो हमारा जिप्सम होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारा
CaSO4 डॉट 2H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है हमारा 2। तो ये तो मेरा जिप्सम है। जब इसको मैंने हीट किया तो मुझे क्या मिलता है, अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O बचता है। तो ये मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो जाता है। तो हमें किसके कैल्सिनेशन से मिलता है, तो जिप्सम के कैल्सिनेशन से मुझे प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। वेल वहीं पे अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, अगला क्वेश्चन बोलता है कि लाइम पुट्टी जो है, लाइम पुट्टी है वो क्या होता है, क्या वो हाइड्रोलिक जो लाइम है उससे बनती है, इज मेड अप ऑफ एडिंग लाइम टू वाटर और कैन बी यूज अप टू 3 days। तो अगर हम बात करें क्या ये तीनों ऑप्शन सही हैं या इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, इसके बारे में पूछा गया है। तो लाइम पुट्टी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। लाइम पुट्टी क्या है, एक हाइड्रोलिक लाइम है बेसिकली। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये हम इसमें वाटर मिलाकर, हम जो जहाँ पर भी वाटर है एनवायरनमेंट, जहाँ पर भी थोड़ा सा वाटर का एक्सपोज होगा जिस एनवायरनमेंट में, वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। वहां पर ये आराम से सेट हो सकता है, हार्ड हो सकता है। तो जैसे कि फाउंडेशन हो गया, बेसमेंट हो गया, जहाँ पर भी वेट एनवायरनमेंट है वहां के लिए ये गुड चॉइस है। पहले अगर हम बात करते हैं लाइम पुट्टी की, तो लाइम पुट्टी जो है हमारा, जो बेसिकली अगर इसकी बात करते हैं तो ये 3 दिन तक हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ये हार्डन होने लगता है और अनस्टेबल होने लगता है। सारे ऑप्शन जो हैं बेसिकली हमारे करेक्ट हैं। अब कुछ और इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं हम लाइम की। अगर हम लाइम की बात करते हैं, अगर हम लाइम की बात करें तो लाइम बेसिकली आपको देखने को मिलेगा, आपको एक फैट लाइम देखने को मिलेगा, एक हाइड्रोलिक लाइम देखने को मिलेगा, और एक हमारा होता है जो पुअर लाइम होता है। तो अगर हम फैट लाइम के बारे में बात करें, फैट लाइम के बारे में बात करें तो कुछ पॉइंट जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, हमें एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो फैट लाइम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फैट लाइम हमारा जो है उसको हम रिच लाइम भी बोलते हैं। रिच लाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें कैल्शियम ऑक्साइड जो है बेसिकली फैट लाइम की अगर हम बात करें, फैट लाइम को हम रिच लाइम भी बोलते हैं। रिच लाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर जो कैल्शियम, जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, जो CaO है वो यहाँ पर 95% देखने को मिलता है। इस वजह से हम इसको रिच लाइम या फिर फैट लाइम बोलते हैं। फैट लाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वाटर मिलते ही इसका जो वॉल्यूम है वो 2 से 2.5% तक जाता है। वेल इसमें मतलब 95% अगर हमें कैल्शियम ऑक्साइड देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इम्प्योरिटी हमें बस 5% देखने को मिलती है। तो इम्प्योरिटी आपको कितनी देखने को मिलेगी, ये भी एक MCQ है। तो इम्प्योरिटी आपको 5% तक देखने को मिलती है फैट लाइम में। अगर इसकी बात करें तो ये एज सच हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क में इतना खास हमारा यूज नहीं किया जाता, क्योंकि बेसिकली बस ये प्लास्टरिंग वास्टरिंग के लिए यूज कर लेते हैं। क्योंकि ये व्हाइट कलर तो बहुत होता है देखने में, लेकिन ये जो स्ट्रेंथ है वो कोई स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड करता। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, दूसरा है हमारा हाइड्रोलिक लाइम, जिसमें हमने बताया कि हाइड्रोलिक लाइम की अगर बात करें तो ये हमारा जो वाटर का एनवायरनमेंट होता है वहां पर भी आराम से सेट कर सकता है। और एक होता है हमारा जो हाइड्रोलिक लाइम के बाद अगर हम बात करें हाइड्रोलिक लाइम, इसके बाद हमारा होता है पुअर लाइम। पुअर लाइम क्या है, बेसिकली यहाँ पर CaO का परसेंटेज आपको सबसे कम देखने को मिलेगा। CaO का परसेंटेज आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। इसमें क्ले का परसेंटेज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। क्ले का आपको 30% तक इसमें देखने को मिलेगा, जो 30% तक आपको इसमें क्ले देखने को मिलेगा। वेल अगर हम बात करते हैं इसमें, तो ये जो हमारा लीन लाइम जो है, इसको लीन लाइम भी बोला जाता है। लीन लाइम जो है और वो जो पुअर लाइम है बेसिकली, ये वहां यूज किया जाता है जहां पर भी हमें स्ट्रेंथ से रिलेटेड कोई भी काम ना हो। ये भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता। तो सबसे ज्यादा हम अगर यूज करते हैं इंजीनियरिंग पर्पस के लिए तो वो है हमारा हाइड्रोलिक लाइम। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जो अभी हमने डिस्कस किया था उसी पे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। द परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन फैट लाइम इज लेस देन। तो हमारा जो भी हमने देखा फैट लाइम में 95% आपको लाइम देखने को मिलेगा, तो 5% तक की प्योरिटी देखने को मिलती है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का। पहले अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि विच अमंग्स द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट रॉक। इनमें से जो हमारा सबसे सॉफ्ट रॉक कौन सा होगा, बेसाल्ट या फिर ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट या फिर टाल्क। तो अगर हम बात करें तो जो हमारा टाल्क है ये हमारा सबसे ज्यादा सॉफ्ट रॉक में किया जाएगा। और आप देख सकते हो DDA JEE में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो टाल्क विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द मोज स्केल ऑफ हार्डनेस द मिनरल विद लीस्ट हार्डनेस। तो मोज स्केल का हार्डनेस का जब भी क्वेश्चन आता है हमें एक पॉइंट याद रखना है और उसको लिखना है। यहाँ पर एक ट्रिक होती है हमारी कि टू गेट कैंडी फ्रॉम आंटी फैनी, टू गेट कैंडी फ्रॉम आंट फैनी, quit teasing, quit teasing
कजन डैनी। तो बेसिकली हम अगर इसको याद रखेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। जो हमारा कजन डैनी है उसको टीजिंग करना बंद करना पड़ेगा। तो टू से हमारा हो जाएगा टेल्क, टेल्क फिर हमारा हो जाता है जिप्सम, जिप्सम देखने को मिलता है। फिर हमें यहाँ देखने को मिलता है कैल्साइट, फिर हमें देखने को मिलता है जो हमारा फ्लोराइट है, फ्लोराइट। फिर अगर यहाँ पे बात करें तो ये एपेटाइट हो जाएगा हमारा। यहाँ पर हमारा होता है ऑर्थोक्लोज फेल्सपर, फेल्सपर। फिर यहाँ पर हमारा क्वार्ट्ज है। अब इस तरीके से ऐसा करते हैं, इसे हमारा टोपैज हो जाता है और यहाँ से हमारा कोरंडम, और लास्ट हमारा सबसे हार्डेस्ट है वो है हमारा डायमंड। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आपने देखा कि ये हमारा हार्डनेस नंबर है, तो 1 दे दो इसको, 2 4 5 6 7 8 9 और ये 10 नंबर से भी आप याद रख सकते हो। ये पूरी एक ट्रिक है, यहाँ पे याद रख सकते हो। तो सबसे सॉफ्ट अगर बात करें क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमारा, क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि तो सब तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है कि जो मोर्स स्केल ऑफ हार्डनेस हो उससे सबसे मिनरल लीस्ट मिनरल हमारा जो यहाँ पर हमारा हार्डनेस जो शो करेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टाल्क। हमने देखा था सबसे पहला टाल्क ही था, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टाल्क हमारा सबसे मिनिमम हो जाएगा। अगर वो टेबल याद रहेगी तो हम आराम से इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। पहले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा स्लेट एंड मार्बल स्टोन बिलोंग्स टू। तो इनमें से जो स्लेट है और जो मार्बल स्टोन है वो हमारा किस चीज से बिलोंग करता है? क्या इग्नियस रॉक से बिलोंग करता है, मेटामॉर्फिक रॉक से, या फिर सेडिमेंट्री रॉक से, या फिर फोलिएटेड रॉक से? तो अगर हम स्लेट और मार्बल की बात करें तो स्लेट और मार्बल जो बेसिकली है ये हमारा बहुत ज्यादा हाई हीट और प्रेशर लगने की वजह से फॉर्म होते हैं। मार्बल जैसे हमारा लाइमस्टोन पे बहुत ज्यादा हाई हीट और प्रेशर लगता है, सैंडस्टोन पे या शेल पर जो हमारा लगता है तो स्लेट बनता है। तो इस वजह से जो फॉर्म होते हैं वो हमारे हाई हीट और प्रेशर लगने से जो रॉक फॉर्म होते हैं उन्हें बोलते हैं हम मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो बेसिकली आंसर है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल है। तो हमारा बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू टेस्ट एग्रीगेट फॉर इट्स एब्रेशन रेजिस्टेंस। जो एब्रेशन रेजिस्टेंस होता है उसके लिए हमारा कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है? डबल एट्रिशन टेस्ट यूज किया जाता है, डॉरी एब्रेशन टेस्ट यूज किया जाता है, या फिर लॉस एंजलिस टेस्ट यूज किया जाता है? ये सारे ही विकल्प जो हैं हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है ग्रेनाइट एंड रायोलाइट आर एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक, स्ट्रेटिफाइड रॉक, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं, तो इनमें से किसका एग्जांपल हमारा ग्रेनाइट है और रायोलाइट है? अगर देखो सिर्फ रायोलाइट आता तो थोड़ा कंफ्यूजन होता, ग्रेनाइट तो बहुत लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये हमारा इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। पहले अब इतना आ रहा है तो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो जो हमारे वोल्केनो, जो अर्थ है, हमारी अर्थ है, उसके जो अंदर की बात करें, अगर अर्थ के अंदर की बात करें तो हमारे अंदर जो अर्थ है, हमारा जो अर्थ है उसके अंदर एक लिक्विड जो हॉट मोल्टन मैग्मा प्रेजेंट है। हॉट मोल्टन लिक्विड जो है वो हमारा लावा जो मैग्मा प्रेजेंट है। बेसिकली अगर उसकी बात करें तो जब अर्थ पे वोल्केनो इरप्शन होता है तो वो हमारे बाहर आ जाते हैं, बाहर आ जाता है। जो हॉट मोल्टन लावा है हमारा वो बाहर निकल के आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो ये जो लावा अगर बाहर आ गया, बाहर हमारा एटमॉस्फेयर में कूलिफाई होगा। अगर हम बात करते हैं बाहर जो है हमारा एटमॉस्फेयर में आपको क्या देखने को मिलेगा? बहुत ठंडा होगा, कूल होगा। धीरे धीरे जब कूल होता है और फिर वहां पर सॉलिडिफाई होता है तो जो हमारी बाहर हमें जो मिलता है हमें, वो हमारा होता है एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव या फिर वॉल्केनिक, एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक इग्नियस रॉक। तो ये हमारे किस तरीके के इग्नियस रॉक होते हैं? ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो जाता है हमारे एक्सट्रूसिव या फिर वॉल्केनिक इग्नियस रॉक। वहीं पे क्या होता है, कभी कभी अंदर ही जो हमारा हॉट मोल्टन मैग्मा था वो अंदर ही सॉलिडिफाई होने लगता है। अगर बहुत ज्यादा कंसिडरेबल डेप्थ पर होता है, एक तो हो गया मान लो कि बीच में सबसे ऊपर सरफेस पे आ गया तो वॉल्केनिक, सबसे ऊपर सरफेस पे आ गया तो वॉल्केनिक, एक हमारे बीच डेप्थ पर, एक हमारी कंसिडरेबल डेप्थ पर। तो सबसे नीचे देखने को मिलता है तो वो हो जाता है हमारा प्लूटोनिक। सबसे कंसिडरेबल डेप्थ पे देखने को मिलते हैं तो प्लूटोनिक रॉक। ये किसका पार्ट हो गया? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का, तो प्लूटोनिक रॉक। और बीच में जो देखने को मिलते हैं उन्हें बोलते हैं हम हाइपाबाइसल रॉक्स बोला जाता है उनको। वो भी इंट्रूसिव रॉक का ही पार्ट है, लेकिन
ये बीच में हमें देखने को मिलते हैं तो हाइपरवेसल रॉक्स बोलते हैं, और अगर बहुत ज्यादा कंसिडरेबल डेप्थ पे देखने को मिलते हैं तो उन्हें हम प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं। वेल वहीं पे अगर हम बात करें तो जो हमारे एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग रॉक होते हैं, जो रॉक्स होते हैं जो हमारी रॉक्स हैं बेसिकली, अगर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट कर और फिर कहीं पर बहुत ज्यादा इकट्ठे होकर रॉक्स बनाते हैं, तो ये जो सेडिमेंट्स में टूटे हैं ये बेसिकली हमारे सेडिमेंट्री रॉक होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। और ये सेडिमेंट्स जो जो टूटे हैं, छोटे छोटे सेडिमेंट्स हमारे डिपॉजिट हुए हैं, इस वजह से इसमें हमें स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है, तो ये हमारे क्या है? स्ट्रेटिफाइड रॉक है। ये हमारे स्ट्रेटिफाइड रॉक है, स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है, ये सेडिमेंट्री रॉक है। वहीं पर अगर हम बात करें एक और, जो हमारे इग्नियस रॉक हमने देखे, अभी हमने कौन कौन से रॉक देखे? इग्नियस रॉक देखे और सेडिमेंट्री। जो इग्नियस रॉक है और जो मेरा सेडिमेंट्री रॉक है, इग्नियस रॉक हो गया और मेरा सेडिमेंट्री रॉक हो गया, जब इन दोनों पे मेरे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और हीट लगता है, हीट और प्रेशर लगता है, ज्यादा हीट और प्रेशर लगता है, तो ये जो मेरे रॉक्स फॉर्म होते हैं ये बनते हैं मेरे मेटामॉर्फिक रॉक। जो अब मेरे रॉक फॉर्म होंगे वो बनेंगे मेरे मेटामॉर्फिक रॉक। एक हम केमिकल बेसिस पे भी इनको डिफाइन करते हैं, तो एक होता है हमारा कैल्सेरियस, एक होता है हमारा कैल्सेरियस, एक होता है हमारा सिलिसियस, एक होता है हमारा सिलिसियस रॉक्स, और एक होता है हमारा आर्गिलीसियस। आर्गिलीसियस, आर्गिलीसियस, थोड़ा स्पेलिंग पे मत जाना, आर्गिलीसियस रॉक्स। तो एक होता है हमारा आर्गिलियस रॉक। तो अगर हम कैल्सेरियस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा कैल्शियम जो है वो प्रीडोमिनेंट रहता है, प्रीडोमिनेंट रहता है कैल्शियम। यहाँ पर हमारा सिलिका प्रीडोमिनेंट रहता है। और अगर हम आर्गिलिसियस की बात करते हैं, यहाँ पर क्ले या फिर हमारा जो एल्यूमिना है, एल्यूमिना, ये हमारा प्रीडोमिनेंट रहता है। तो हमने केमिकल बेसिस पे भी शो करते हैं। और अभी हमने देखा कि स्ट्रेटिफाइड और अनस्ट्रेटिफाइड में तो इग्नियस हमारा क्या, पूरा मोल्टन लावा हमारा एक बार में सॉलिडिफाई हुआ, वहां पर हमें स्ट्रेटिफिकेशन देखने को नहीं मिलता, इस वजह से वो हमारा अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स होते हैं। वेल वहीं पे अगर हम बात करें सेडिमेंट्री रॉक्स जो है हमारे, वहां पे स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है, तो वो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स हो गए। ये हमने कुछ बेसिस पे हमने रॉक्स को डिफाइन किया। वेल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया और इनमें से कौन सा जो है हमारा एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक का। अगर ग्रेनाइट की बात करें, ग्रेनाइट की बात करते हैं, तो ग्रेनाइट मेरा एग्जाम्पल हो गया इग्नियस रॉक का। जो अभी हमने समझा इग्नियस रॉक का हमारा ग्रेनाइट एग्जाम्पल हो गया। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है ग्रेनाइट मेरा एक्सट्रूसिव रॉक है या इंट्रूसिव रॉक है, और इंट्रूसिव है तो कौन सा है, एक्सट्रूसिव है तो वोल्केनिक है। तो ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। फिर हम मार्बल की बात करते हैं, तो मार्बल मेरा मेटामॉर्फिक रॉक होता है। मेटामॉर्फिक है क्योंकि लाइमस्टोन पे बहुत ज्यादा प्रेशर और हीट लगने की वजह से कन्वर्ट हुआ। तो मेरा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मार्बल क्या है, मेरा एक मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है। वहीं पे अगर हम सैंडस्टोन और लाइमस्टोन की बात करते हैं, तो ये दोनों ही मेरे सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल हैं। ये दोनों मेरे किसके एग्जाम्पल है, सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मेरा जो है मार्बल हो जाएगा। मार्बल है वो मेरा मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है। वेल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन इन स्टोन मेसनरी कंस्ट्रक्शन शुड बी along the direction of bedding plane, at the 45 degree of the direction of bedding plane, at 60 degree direction of the bedding plane, या perpendicular to the direction of the bedding plane। तो अगर हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन वर्क चाहिए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन वर्क चाहिए, तो हमारा जो प्रेशर है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन होना चाहिए। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो बोल रहा है द फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इफ द लॉस इन वेट इज 25 ग्राम एज पर डोरी एब्रेशन टेस्ट। तो एज पर डोरी एब्रेशन टेस्ट में हमारा जो लॉस इन वेट हुआ है 25 ग्राम हुआ है। तो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो फॉर्मूले की अगर हम बात करें, फॉर्मूले की बात की जाए तो फॉर्मूला हमारा क्या है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस की बात करें तो 20 से माइनस करेंगे जो वेट लॉस हुआ है हमारा, डिवाइड बाय 3। जो वेट लॉस हुआ है हमारा, वेट ऑफ लॉस हुआ है, उसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे और फिर उसको 20 माइनस करेंगे, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा हो जाएगा 20 माइनस 25/3, तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन अब आप देख सकते हो ऑप्शन इतना क्लोज है तो हम पूरा डिवाइड करके यहाँ पर हमें क्या देखना, 8 पॉइंट, फिर 1 बचेगा तो 3 रहेगा 20, तो ये हमारा आएगा 11.67। हमारा देख सकते हैं यहाँ पे 11.6 पास में, करेक्ट वही आ गया। ये ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस की, तो जो हमारा बिल्डिंग स्टोन होता है, जो हमारा जो एग्रीगेट है बेसिकली, अगर हम गुड एग्रीगेट की बात करते हैं,
गुड एग्रीगेट की बात करते हैं तो गुड एग्रीगेट है तो 17 से कम नहीं होना चाहिए, और अगर मीडियम एग्रीगेट होता है तो वो हमारा 14 से 17 के बीच में होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो वो जो हमारा, अगर बात करें यहाँ पर तो हमारा 11 आ रहा है, तो ये बेसिकली मीडियम से भी नीचे चला गया। लेकिन अगर हम देखें कि क्या होना चाहिए, तो अगर हम गुड की बात करते हैं, जो हमारा गुड एग्रीगेट होता है, गुड क्वालिटी का एग्रीगेट होगा, तो उसके लिए वो हमारा 17 से कम नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लेस देन 17 से कम नहीं होना चाहिए। और मीडियम के लिए अगर हम बात करते हैं, मीडियम एग्रीगेट की बात करते हैं, तो 14 से 17 के बीच में आपको वैल्यू देखने को मिलती है। वेल वहीं पर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन डैश सीमेंट इज यूज। तो हम अगर वाटर की बात करें, जो हम अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, तो हम किस तरीके के सीमेंट को यूज करते हैं। तो अंडर वाटर हम चाहते हैं कि जैसे हम डालें तो बहुत ही जल्दी क्विक सेट हो जाए। तो हमें ये पता है बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारे लिए। तो क्विक सेटिंग जो सीमेंट होता है, जो हमारा क्विक सेटिंग सीमेंट है, उसको हम यूज करते हैं अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि द कैल्सिन्ड प्रोडक्ट इन सीमेंट प्रोडक्शन इज नोन एज। तो जो हमारा कैल्साइंट प्रोडक्ट है जो हमारा सीमेंट प्रोडक्शन में मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम जिप्सम कहते हैं, ऐश कहते हैं, सिलिका कहते हैं, या फिर क्लिंकर्स कहते हैं? तो ये बात तो हमें पता ही है कि जो हमारा कैल्साइंट प्रोडक्ट है जो सीमेंट प्रोडक्शन में बेसिकली हमारे उसे क्या कहते हैं? हम क्लिंकर्स कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट है हमारे पूरे जो सीमेंट मैन्युफैक्चर होता है उसका सबसे मोस्ट क्रूशियल पार्ट है। इस पे हमारी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। इवन आपको ये भी बताना है कि कितने टेम्परेचर पे ये हमारा फ्यूज करना स्टार्ट कर देता है, तो वो टेम्परेचर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर हम साइज की बात करें, जो साइज है हमारा क्लिंकर्स के साइज की बात करते हैं, साइज क्लिंकर्स की बात करें तो ये हमारा 3 mm से लेके 20 mm के बीच में वेराई करता है। तो 3 mm से लेके 20 mm के बीच में वेराई करता है। वेल इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैचिंग है, जिसमें पहला विकेट एपरेटस है। तो विकेट एपरेटस की बात करें तो हाइट इसकी हमें 40 mm देखने को मिलती है, जो हमारा यूज किया जाता है। और जो हमारा इसका डायमीटर होता है, जो डायमीटर है वो हमारा 80 mm देखने को मिलता है। वेल यहीं पे अगर हम बात करें, जो हमारी रॉड यूज की जाती है विकेट एपरेटस में, रॉड यूज की जाती है, उसकी जो डायमीटर की बात करते हैं, हाइट की बात करें तो वो 50 mm रहती है, 50 mm रहती है। वेल अगर इसकी बात करते हैं तो डायमीटर हमारा 10 mm देखने को मिलता है, 10 mm देखने को मिलता है, जो प्लंजर यूज किया जाता है। विकेट एपरेटस की अगर हम बात करते हैं तो विकेट एपरेटस हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं? सेटिंग टाइम का पता करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए पता करते हैं, जो हमारा फाइनल सेटिंग टाइम उसके लिए पता करते हैं। तो विकेट एपरेटस टेस्ट में क्या होता है? हम सीमेंट का कंसिस्टेंस, जो वाटर को यूज डालते हैं, वो जो सीमेंट का पेस्ट बनाते हैं उसको हम विकेट एपरेटस टेस्ट में डालते हैं। फिर हम जो प्लंजर है, अगर वो उसकी हाइट 33 से लेकर 35 mm तक इंसर्ट हो जाती है, जैसे वाटर कंटेंट पे इंसर्ट हो जाती है, उसको पी ले लेते हैं। अब जो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम है इसमें इसका 85% हम पी लेते हैं, 0.85 पी लेते हैं। वहीं पे अगर हम साउंडनेस टेस्ट की बात करें, लीच एटेलियर टेस्ट में हमारा 0.78 पी लिया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं विकेट एपरेटस की, तो ये हमारा सेटिंग टाइम को पता करने के लिए यूज किया जाता है। तो ए का हमारा 3 हो जाएगा। लीच एटेलियर एपरेटस की बात की जाए तो ये हमारा साउंडनेस टेस्ट को पता करने के लिए यूज किया जाता है, जो भी लाइम की वजह से होता है। तो बी का हमारा 1 हो जाएगा। ब्रिकेट एपरेटस टेस्ट, ब्रिकेट टेस्ट की बात की जाए तो ये हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ को पता करने के लिए यूज किया जाता है, जो हमारा सी का 4 हो जाएगा। और एयर परमेबिलिटी की बात की जाए तो फाइननेस को पता करने के लिए यूज किया जाता है, जो फाइननेस है उसको पता करने के लिए यूज किया जाता है। वेल तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 हो जाएगा। और अगर हम बात करें, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जिसको कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है। तो जो हमारा ब्रिक्स होते हैं, जो ब्रिक्स होते हैं, ब्रिक में जो हमारा प्लास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा मटेरियल है? जो हमारा ब्रिक है उसके कंपोजिशन में प्लास्टिसिटी के लिए हमारा कौन सा मटेरियल रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप बता सकते हैं कि हम अगली वीडियो किस टॉपिक पे लेके आए, किस टॉपिक के एमसीक्यू करना आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।